ये है ये है ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। नाम है इसका जोधपुर, जोधपुर जोधपुर जोधपुर। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। उठते स्वर, उठते स्वर कहीं अभिनेता के, उठते स्वर कहीं अभिनेता के। पड़ती थाप ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर। थिरकते पांव जब बिन घुंघरू के, तू नाचता पूरा शहर, थिरकता पूरा शहर। बांसुरी की मीठी तान से, बांसुरी की मीठी तान से ज्यादा मीठी मुस्कान यहाँ की। कहती सबसे एक ही बात, एक ही बात। आवो आवो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। आओ सा पधारो सा, पधारो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। हेलो दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास ने कविता को स्वांतः सुखाय कहा है। स्वांतः सुखाय तो उन्होंने कहा है, पर कहीं से भी गोस्वामी जी की कोई भी चौपाई, कोई भी गोस्वामी जी का काव्य एक महामंत्र की तरह है, और उसमें शायद हर संसार के व्यक्ति के लिए वो स्वांतः सुखाय बन जाता है अगर वो मंत्र है। गोस्वामी जी की बात करें तो आगे अगर हम चलें तो कविता पे एक अफ्रीकी कवि ने कहा है कि कविता वृक्ष की तरह है। अगर वृक्ष का बीज होता है, वो अंकुरित होता है, फिर वो तना बनता है और तने से पत्ते बनते हैं। पत्तों के साथ साथ फल फूल, और वृक्ष की एक अलग अलग, हर वृक्ष का अंग है वो अपने आप में एक अस्तित्व लिए होता है, और उस अस्तित्व की तरह ही कविता भी इसी तरह है। विश्व के जितने भी विख्यात कवि हैं और हमारे भारतीय परंपराओं के कवि हैं, सभी ने कविता को अपनी अपनी तरह से परिभाषित किया है। लेकिन एक बात सत्य है कि कविता आत्मानुभूति और उसके बाद आत्मानुभूति के साथ अभिव्यक्ति बन जाती है। अगर इस बात को हम यूं कहें कि कविता की जो यात्रा है, चाहे कोई भी कवि हो, उसकी यात्रा ही अपने आप में परिभाषा होती है, या यूं कहें कि हर कवि कविता को अपनी अपनी तरह से परिभाषित करता है। बहरहाल अगर हम इस पर बात करेंगे तो शायद एक पूरा एपिसोड भी कम होगा। हमारे साथ आज देश की एक ऐसी ही कवित्री जुड़ी हैं जिन्होंने कविता को लिखा भी है, कविता को मंच तक भी पहुंचाया है। वो कविता को लिखती हैं, कविता को जीती हैं, और कविता के साथ ही उनका संपूर्ण अस्तित्व स्थापित होता है। आइए, आज हमारी राइजिंग सिटी में ऐसी ही राइजिंग स्टार हैं पूर्णिमा जी जायसवाल। पूर्णिमा जी, हमारे राइजिंग सिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चाहेंगे आपका बचपन और बचपन का पूरा परिवेश, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जी जी। एक छोटी सी लड़की जो कि कहीं अकेले में बैठी है, बादलों के बीच में बैठी है, छत पर अकेली बैठी है, तो अपनी कॉपी के पीछे वाले पेज पर कुछ लिखना शुरू कर देती है। यानी ये बचपन का आपका परिवेश। जी, अपनी अभिव्यक्ति वो कुछ शब्दों के माध्यम से करती है। क्या उम्र रही होगी? लगभग 4-5 साल की रही होंगी। और उस समय भी आपने कॉपी के पीछे लिखना कुछ ना कुछ ऐसे लिखना शुरू कर दिया। फिर मुझे याद है कि मैंने पहली कविता कक्षा 4 हाँ, में वो लिखी हम थी। सुनना चाहेंगे। पहली कविता अगर आपको याद हो तो
हमारे जी, वो viewers पहली को जरूर कविता सुनाएं। मुझे इस तरह से थी कि मेरी क्लास की जो मॉनिटर थी वो बड़ी हमको परेशान करती थी। तो अच्छा। मैं उसको कहती थी कि 10 साल की रही होंगे हम 10 साल की छोटी मनीषा, मोटी सी खोटी सी, अरे बाप, ऐसे करके पहले ऐसे आपने करके- व्यंग्य कविता लिख व्यंग्य दी। कविता, क्योंकि जो वो अभिव्यक्ति थी कि मेरे साथ में ये लड़की ठीक नहीं कर रही है, ये और पूरी क्लास का माहौल खराब कर रही लेकिन है, आपने एक मॉनिटर बन माध्यम के बहुत बैठी है। सशक्त चुना कि जी। अपनी बात को रखने का। भी। और फिर कभी ऐसा हुआ कि वार्षिक परीक्षाएं आई और उस समय पतझड़ का मौसम होता है, मार्च जी, का महीना जी, होता है, जी। तो वार्षिक परीक्षाओं में जो एक खालीपन होता है एक विद्यार्थी के हाथ कि उसने जी। कुछ पढ़ा नहीं, जी। उसे हमेशा डर लगा रहता है जी। कि क्या पता क्या होगा एग्जाम में। जी। तो वो, और एक मेरे घर के सामने एक पेड़ हुआ करता था जो जी। मार्च के महीने में पूरी तरह से ठूट रह जाता था। तो मैं उसको ये जो देखकर- बचपन था जी। आपका, ये किस शहर में था? क्या जोधपुर ही था या जी कहीं जी, और? हाँ, ये जोधपुर ही शहर था, लेकिन मैं एक ऐसी जगह पे रहती थी जहाँ पर प्रकृति के बीच में मैं रहा करती थी। तो इस वजह से इसी वजह से मुझे प्रकृति से भी लगाव है और मेरी कविताओं में भी उतर कर भी आता नहीं, है। पूर्णिमा जी, जी आपका जो पैशन कविता तो जी। हमारे ध्यान में है। जी क्या सबसे पहले आपने कविता को ही जिया, कविता को ही अपना माध्यम बनाया, या कभी कभी हम किसी और विधा में पहुंच जाते हैं? जी, ये जो मेरी जो यात्रा है वो फ्री वर्ड्स, मुक्त छंद से ही शुरू हुई। यानी कविता ही आपका जी, ओवरऑल जो कविता? मैं देखती थी उसे मैं लिख लेती थी। जी। और आप फिर कथाओं वगैरह किसी में नहीं गए, लेखन की और किसी विधा में? हाँ, मतलब लिखी है, जो कि यूनिवर्सिटी में मेरी किताबों छपती थी। जी। मैंने कहानियाँ भी कही हैं, मैंने छोटी लघु कथाएं भी कही। अच्छा। और परंतु मुझे कविता में ज़्यादा सराहना मिली। अच्छा। और वही आप कविता को ज्यादा आपने अंगीकार किया अपने जी भीतर? जी जी जी। फिर धीरे धीरे जब मैं बड़ी होती गई तो तब भी कविताएं तो कहती ही थी। यूनिवर्सिटी में भी अपने मंचों से मैं कविता पाठ करती रहती लेकिन चलिए, आपकी इस यात्रा पे तो हम बात करेंगे। जी जी आपके जो सब्जेक्ट रहे जी उनमें एक रूपता नहीं है, हर एक का कैनवास अलग अलग दिखाई देता है। जी मसलन जैसे आपने एमएससी गणित में किया, जी। बिल्कुल अलग है, एकदम टफ। जी, जी। यानी गणित नाम से बहुत से लोग डरते जी होंगे। जी जी फिर आपने एमएससी नर्सिंग में किया जी है, जी जी। एकदम अलग अलग। कैनवास ही अलग है। जी जी फिर आपने बीएड कर लिया, जी। यानी आप शिक्षा भी आपके साथ जुड़ गई। हाँ, नर्सिंग, शिक्षा, गणित, और उसके बाद एमए हिंदी, और अब आप पीएचडी कर रही हैं। ये थोड़ा सारा सा- क्या है? ये थोड़ा सा क्रम मैं आपको बताती हूँ कि मैं विज्ञान की विद्यार्थी रही और मैंने एमएससी मैथमेटिक्स किया, मास्टर डिग्री, और उसके बाद में मैंने बीएड कर लिया था और मैथमेटिक्स में ही बीएड किया था। जी, उसके बाद जी। में मैं आपको बताऊं कि मेरी 2 बार गवर्नमेंट जॉब भी लगी, जी। लेकिन उस समय मेरे बच्चे छोटे थे तो मैंने वो उसे नकार दिया कि मैं नहीं ज्वाइन करूंगी। जी। उसके बाद में जब बच्चे मैं अभी उनके साथ में उनका बचपन जी ही रही थी, तभी मैंने हमारे घर में ही एक नर्सिंग कॉलेज है, जी। तो बीएड, एमएससी बीएड और मैथमेटिक्स में सब कुछ होने के बाद मुझे लगा कि नर्सिंग की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हमारा ऐसा खुद का क्यों? कॉलेज था, एकदम- क्योंकि वो हमारा खुद का कॉलेज अच्छा। था। तो फिर मैंने एमएससी नर्सिंग किया। तो मेरा ये प्लानिंग था कि मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगी, क्योंकि शुरू से ही मैं अध्यापक बनने का मुझे शुरू से ही शौक था। यानी नर्सिंग एजुकेशन भी हाँ, मैं फिर- पढ़ाऊंगी हाँ जी। नर्सिंग कॉलेज में। फिर ये नर्सिंग एमएससी जी। होने के पश्चात, जब तक बच्चे भी कुछ 10-1 साल के हो गए थे, मुझे लगा कि कुछ ऐसी चीजें लगातार सामने आती गई कि जहाँ पर मेरी कविता ने मुझे बल देना शुरू कर दिया। मेरी बेटी ने मुझसे पूछा कि मम्मी, ये स्टाइल क्या होती है, मेरे स्टाइल क्या है, मुझ में क्या है ऐसी कमी है कि जो मैं स्टाइलिश नहीं हूँ। तो एक दिन रात में ऐसे ही सोते सोते एक गुनगुनाते गुनगुनाते एक ख्याल आया, एक पंक्तियाँ हुई कि होती सबके पास अदा, बस करना विश्वास अदा। यहाँ से आपका तखल्लुस अदा आ गया। अदा आ गया। और ये कब पूरी की घटना रात- रही होगी? ये लगभग 4-5 साल पूर्व, जब मैंने ये तखल्लुस अदा शुरू किया। उससे जी। पहले मैं फ्री वर्ड्स में ही लिखा करती जी थी। जी जी। तो होती सबके पास अदा, बस करना विश्वास अदा,
वाह। और ये अदा की अदा है मेरे दोस्तों, वाह। लोग मायूस थे मुस्कुराने लगे, वाह। लौट कर फूल पर फिर से आने लगे, झूम कर ये भ्रमर गीत गाने लगे। जी। तो इस तरह की पंक्तियां बार बार अदा 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 आ रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई यूनिवर्स मुझे संकेत कर रहा है कि आप अदा से क्यों नहीं जुड़ पा रही हैं, जबकि वो तो खुद सामने कविता आ गया। अक्सर हमने देखा है कि जो कवि होते हैं उनकी स्मृतियों में लिखने के बाद बहुत कम रहती है, लेकिन आपको तो अपनी कविताएं जैसे कंठस्थ हैं। जी। तो ये जो मेमोरी है ये जी। कैसे, वो इसकी कौन सी कंठस्थ- चिप है आपके हाँ, पास? ये चिप ये है कि जो कंठस्थ करने का एक मैं आपको ये एक महत्वपूर्ण बात अपने दर्शकों को भी बताना चाह रही जी हूँ जी बिल्कुल। कि फ्री वर्ड्स में लिखना, हालांकि कविता लिखना ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्य जी। है, लेकिन फ्री वर्ड्स में लिखना और छंदों में लिखना दोनों में अंतर रहता बहुत है। अंतर है। और छंदों में लिखी हुई बात अगर आपको छंद अच्छे से आते हैं, जी। समझ में आते जी। हैं, तो वो चिरकाल तक रहते हैं, तो उन्हें याद करना बड़ा आसान रहता है। तो इसीलिए मैंने गज़ल को अपनी विधा चुनी कि लेकिन छंदों में एक उसमें सब मात्राएं निर्धारित होती हैं। जी और जैसे गोस्वामी जी की बात करें जी जी तो उनका कोई भी छंद कहीं से जी भी उठा लीजिए, जी जी हालांकि वो जी। कहीं किसी विद्यालय में नहीं गए, जी जी उसकी मात्राएं कहीं से भी आप उसका एक कैलकुलेशन कर बिल्कुल, लीजिए बिल्कुल। पूरी मानस का, जी एक सा हर चौपाई का एक बिल्कुल। अलग है। तो छंद की विधा को अपनाया कैसे आपने इतना? ये ऐसे क्लिष्ट एक विधा दिन में नहीं होता हाँ, है, हाँ, हाँ। ये बार बार अभ्यास करने से होता है। फिर जी। इसी वजह से मैंने एमए हिंदी किया। जी। और जी तो जी। हिंदी में जब मैंने तुलसीदास को पढ़ा, जब मैंने कबीर को पढ़ा, तभी मैं अभी दोहों पे ही, मेरी अगली पुस्तक जो आ रही है वाह, वो क्या दोहों बात पे ही आ रही है। हम्म। तो मैं कबीर से बड़ी प्रभावित हुई और उनके जी। ढाई आखर उनके प्रेम से बड़ी प्रभावित हुई। जी। तो इसी वजह से अब चाह रही हूँ कि मेरा एक गज़ल संग्रह तो आ ही चुका है। जी जी जी। अब ये मेरा गज़ल संग्रह है, संग अदा के गाता चल। वाह, बहुत बढ़िया, आपको बधाई हो। संग अदा के गाथा चल। जी थोड़ा सा चलिए इस यात्रा के बारे में कि वैसे तो पुस्तक ज़रूरी नहीं कि उसका कोई समय निर्धारित हो। जी जी आप कह रही हैं कि आपने 4-5 साल से लिखना शुरू किया। जी जी। तो ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई? ये पुस्तक हुई 2020 में। 20 में, यानी इतना लंबा जी अंतराल। जी जी काफी लंबा हालांकि ये अंतराल था। अंतराल कोई मायने नहीं रखता जी, अगर जी। तकनीकी दृष्टि से जी, देखें, जी लेकिन फिर भी हाँ, मेरी स्टडीज जो थी वो 2005 में कंप्लीट हो गई थी। जी, लेकिन ये पुस्तक आई है 2020 में। तो इस बीच जी। मेरी शादी हो गई, बच्चे जी, हो गए। जी। तो मैं परिवार को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझती हूँ जी, कि जी। परिवार के बीच में बच्चों की परवरिश मेरे लिए महत्वपूर्ण थी। तो वो इस बीच मेरा लिखना भी संवेदनशीलता नहीं हुआ। आपके, जी। और इसी बीच मेरी 2 बार गवर्नमेंट जॉब भी लगी, पर जी। मैंने नहीं की, जी। क्योंकि मैं उस सारी प्रायोरिटी अपने बच्चों को देना चाह रही थी, जी। अपने परिवार को देना जी, चाह रही थी। जी। और परंतु इस बीच में घर बैठ के पढ़ती जरूर रही। जैसे मैंने जी। नर्सिंग एमएससी जी, किया, जी, हाँ। फिर उसके बाद एक मैं एमए हिंदी नियमितता। किया। तो वो मेरे अंदर एक थी जागृति कि नहीं, कुछ करना है, कुछ करना है। लेकिन फिर यही था कि जैसे बच्चे बड़े हुए तो जी। फिर मुझे थोड़ा थोड़ा समय मिलने लगा। जी। तो ऐसे में मेरी मुलाकात एक किसी गोष्ठी में दिनेश जी सिंदल, वाह। आदरणीय मेरे जी। गुरुदेव हैं, तो जी। उनसे हुई। जी। तो उन्होंने मुझे काफ़ी छंदों के बारे में नॉलेज दिया, उन्होंने मुझे गज़ल लिखना सिखाया। चलिए, उनको हमने मैंने- कॉल कर रखा है, वो जी, थोड़ी जी। देर में हमसे जुड़ेंगे, हम उनसे जरूर बात करेंगे। लेकिन अरे। फिलहाल ग्वालियर से राजेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ लेखक साहित्यकार। जी। हमने उनको कॉल किया था, वो जुड़ गए। राजेश जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और सर, क्या राय है आपका पूर्णिमा जी के बारे में? पूर्णिमा जायसवाल अदा जी से मेरा परिचय बहुत पुराना तो नहीं है। जयपुर के एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम में जब मैंने ये पंक्तियाँ पूर्णिमा जायसवाल जी से सुनी कि हवाओं ने पढ़कर है खुशबू लुटाई, मैं छत पर किताबें खुली छोड़ आई। इन पंक्तियों ने मुझे चौंकाया भी और आनंदित भी किया, आकर्षित भी किया कि एक कवयित्री को जब मैं पहली बार सुन रहा हूँ और ये पंक्तियाँ, बहुत अच्छी पंक्तियाँ मुझे सुनने को मिली, तो मुझे लगा कि हाँ, कुछ है। उसी समय एक पुस्तक जो उनकी संग अदा के गाता चल, ये उन्होंने भेंट की, वो पढ़ी। पूर्णिमा जायसवाल अदा जी का लेखन
कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, कहीं ना कहीं आशान्वित करता है। वो बहुत गंभीरता से लिखती हैं, बहुत सतर्कता से लिखती हैं और मौलिकता के साथ लिखना चाहती हैं। ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत कम रचनाकारों में ये गुण मिलते हैं कि वो मौलिकता के साथ में और सतर्कता के साथ में लेखन करें। उनका लेखन जिंदगी के आसपास है, उनका लेखन प्रेम से लेके आध्यात्म तक जाता है। प्रेम उनका केंद्रीय विषय है, ऐसा मुझे लगता है जितना मैंने उन्हें पढ़ा है, जितना उनके शेर मैंने पढ़े हैं, गज़लें पढ़ी हैं। मुझे लगता है प्रेम उनका केंद्रीय भाव है, लेकिन केवल प्रेम के ऊपर केंद्रित न होते हुए उन्होंने सामाजिक विषमताओं को भी लिया है अपने लेखन में, उन्होंने आध्यात्म को भी लिया है और एक बहुआयामी जो दृष्टिकोण होता है वो उनका है। मैं उनके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णिमा जी, आपकी एक रचना की कुछ पंक्तियों का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। जी। मैं औरत हूँ, मैं दुनिया को हंसी सुंदर बनाती हूँ, निभा पाऊँ ना जो वादा मैं वो वादा नहीं करती। इसमें जो आपने औरत का स्वरूप बताया है या परिभाषित किया है, इसके क्या सोच है, इसके पीछे ओवरऑल औरत का स्वरूप बताया? पहली ये दोनों अलग अलग पंक्तियां। पहली पंक्ति ये है, लेकिन इसको मैं आपको शुरू से बताना चाहती हूँ, सुनाना चाहती हूँ, आपकी इजाजत हो तो मैं सुनाऊं। जी बिल्कुल। कि मुझे मिलता है जो कुछ भी मैं दूना कर दिखाती हूँ। क्या बात। एक स्त्री को कुछ भी दे दिया जाए वो उसे दुगुना कर देती है। जी। उसे आप रॉ मटेरियल दे दिया जाए तो वो खाना बना देगी, उसे आप कपड़ा का कुछ दे दिया जाए तो वो पोशाक बना देगी, उसे कुछ भी दे दिया जाए तो वो उसे सजा कर आपके सामने भारतीय स्त्री इसमें ज्यादा प्रतिबिंबित होती है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हर जगह ये है कि स्त्री के अंदर सृजन की ताकत होती है, सृजन की शक्ति होती है। तो मुझे मिलता है जो कुछ भी मैं दूना कर दिखाती हूँ, मिलेगर एक मका मुझको मैं उसको घर बनाती। क्या बात है, क्या बात। कि लेकर फूल एक तुमसे उसे बगिया बना डालूं। ये सृजन की ताकत सिर्फ एक स्त्री के भीतर होती है। यानी आपने स्त्री के भीतर जो सृजन की ताकत है उसको परिभाषित किया है कि लेकर फूल एक तुमसे उसे बगिया बना डालूं, मैं औरत हूँ, मैं दुनिया को हंसी सुंदर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसकी जो आपने दूसरी पंक्ति कही है वो ये है कि निभा पाऊं न जो वादा वो मैं वादा नहीं करती। ये वाली पंक्ति है। हाँ हाँ जी जी। तो इसकी पंक्ति ये है कि किसी का दिल दुखाने का इरादा नहीं करती। मैं एक लड़की जी। कभी लड़कियों के अंदर एक कोमल भाव जो एक मोहब्बत होती है वो कह रही है कि किसी का दिल दुखाने का मैं इरादा नहीं करती, मैं अपने पाँव चादर से कभी ज्यादा नहीं करती। बहुत छोटी सी दुनिया है मेरी, कुछ फर्ज है इसमें, निभा पाऊं न जो वादा मैं वो वादा नहीं करती। क्या बात है, बहुत तो ये दो पंक्तियां। अच्छा चलिए, एक आपका और ये शेर है जी। जिंदगी के खेल में हर दांव पर हार हूँ तो जीत का परचम भी हूँ। ये जीवन का जो अस्तित्व है ना, हूँ कहीं ज्यादा कहीं पर कम भी हूँ। हाँ। और मैं किसी का जख्म तो मरहम भी हूँ। तो ये अस्तित्व और स्वयं जी, इसको आपने इस शेर में मैं समझता हूँ कि शायद यही परिभाषित किया है। तो आप अपनी दृष्टि से बताइए। जी, वो यही है कि मैं हूँ कहीं ज़्यादा, कि मैं कहीं पर तो इतना हूँ और कहीं पर इतना हूँ। तो ये पूरी गज़ल जो है वो एक रेशियो में है कि हूँ कहीं ज़्यादा कहीं पर कम भी हूँ, मैं किसी का ज़ख्म तो मरहम भी हूँ। और गीत दुनिया को दिए मैंने बहुत, साज हूँ तो मैं कहीं सरगम भी हूँ। और इसके एक पंक्ति, लेकिन जिंदगी के खेल में हर दांव पर मौत हूँ तो मैं कहीं। मेरा प्रश्न ये है पूर्णिमा जी कि एक होता है अस्तित्व जी, और अस्तित्व के साथ हम खुद स्वयं जी, अस्तित्व और स्वयं जी, इसमें ये रिफ्लेक्ट होता है। तो अस्तित्व और स्वयं, इसे आप कैसे देखते हैं एज ए पोइट, एज ए कवित्री? जी, अस्तित्व का मतलब कि मैं कौन हूँ, है ना। मैं अपनी 4 पंक्तियों से आपके इसी बात का क्या बात है, बहुत बढ़िया। कि मैं मचलती लहर सी, वाह, मैं मचलती लहर सी, एक गजल की बहर सी, पा मुझे सहरा में तू एक मीठी नहर सी। क्या बात है। मैं कि जैसे आग हूँ गर्म एक दोपहर सी, बागबां हूँ फूल की,
बागबां हूँ फूल की, मैं नहीं हूँ कहर सी। वाह मैं गुजरती रात भी और मिलूंगी सहर सी। वाह। मैं नशा हूँ होश हूँ, वाह। मत कहो मैं जहर सी। क्या और बात है। मैं कई हिस्सों में हूँ, वाह। कुछ घड़ी कुछ पहर सी। मैं वाह। मुसाफिर सफर की, अब गई हूँ ठहर सी। मैं अदा एक लहर सी, वाह, मैं क्या बात अदा है, एक क्या- बहर बहुत सी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं मचलती लहर सी, एक गजल की बहर सी। तो बहुत मैं सही को है। जो परिभाषित किया है, मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का उत्तर इसी मेरी जी, गजल में जी, आ और गया है। जी अस्तित्व और स्वयं, ये हमेशा हर जगह ये प्रश्न आता है जी कि जब हम स्वयं की बात करते हैं जी। कविता में, जी या स्वयं को किसी भी विधा से जी हम लोग अभिव्यक्ति देते हैं, जी उस समय अस्तित्व और स्वयं एक तरह से अलग खड़े होते हैं जी। और कहीं जाके एकाकार भी हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये आपकी संवेदनशीलता, और आपकी संवेदनशीलता से एक संवेदनशील कवित्री हैं, बहुत जी। वरिष्ठ साहित्यकार हैं, हमारे जोधपुर की हैं, डॉक्टर पद्मजा जी जी, शर्मा, जी। वो हमसे जुड़ गए हैं। पद्मजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैम। क्या कहना चाहेंगी? अगर मैं ठीक से याद कर पा रही हूँ तो पूर्णिमा जायसवाल अदा की गज़ल का एक शेर है कि मुझे जो मिले मैं उसे दुगुना कर दिखाती हूँ। मुझे जो मिले मैं उसे दुगुना कर दिखाती हूँ, मिले जो मकान तो उसे घर बनाती हूँ। तो ये जो शेर है ये बहुत ही जीवन से जुड़ा हुआ और एक खूबसूरत शेर है। ऐसे ही कई शेर, कई गज़लें, कई गीत सस्वर जब अदा पाठ करती है तो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। आप छोटी काव्य गोष्ठियों में भी हिस्सा लेती हैं, तो बड़े बड़े जो कवि सम्मेलन होते हैं उन मंचों को भी आप शोभायमान करती हैं। और पिछले कुछ महीनों से तो मैं रघुनाथ परिहार धर्मशाला में आयोजित होने वाली जो महीने के दूसरे शनिवार को काव्य गोष्ठियाँ होती उसमें आपको सुनती रहती हूँ। तो आपकी रचनाएं जितनी खूबसूरत होती हैं, आपका प्रस्तुतिकरण भी उतना ही खूबसूरत होता है। और आपकी बातचीत में एक खुशी, एक उत्सुकता नज़र आती है। और उसी के साथ साथ हमेशा आप बातें ऐसी करती हैं जैसे बहुत पॉजिटिविटी आपकी बातों से निकलती है। तो आपकी बातों में हंसी है, आपकी बातों में खुशी है, और आपकी बातों में और आपके शेर शायरी में बहुत ही एक उजास नज़र आता है। मैं आपको बहुत बहुत भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब पूर्णिमा जी, अब चलिए, आप कविता कला जो है, जी ऐसा क्या है कि कविता में कोई बाध्य नहीं है और कविता एक सरल माध्यम बन जाता है अभिव्यक्ति का, ऐसा जी। कहा जाता है। हालांकि ये कोई सामान्य परिभाषा नहीं जी, है, जी, लेकिन जी। आप कैसा देखती हैं इसे? कि मैं कविता, इसके कई सवाल हो सकते हैं। मैं इसको एक क्रम से इसका जवाब देती हूँ कि कविता कहने की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, क्यों हम कवि बन जाते हैं। तो ऐसा होता है कि सबका मन तो कवि नहीं होता है। कुछ ऐसी संवेदनाएं किसी इंसान के अंदर, किसी व्यक्ति विशेष के भीतर उत्पन्न होती हैं, जो कि उसे आसपास के परिवेश को जब देखता है तो उसके भीतर से कुछ अभिव्यक्ति व्यक्त होती है। तो वो वही जो है वो शब्दों के माध्यम से, कलम के माध्यम से कागज़ पर उतर जाती है, तो वो कविता बन जाती है। सुनने वाले को, पढ़ने वालों को मन से मोहक लगती है। लेकिन आजकल जो परिस्थितियां हैं, जी ग्लोबल, अगर हम ग्लोबल कैनवास पे जी। देखें या अपने भारतीय परिवेश में जी। देखें, महिला लेखन, जी कोई महिलाएं अगर महिला की तरफ, जी। अगर मैं तरफ भी बहुत बहुत साधारण शब्द है, महिलाओं की जो सशक्त, जैसा कि आपने अभी महिलाओं को काफ़ी जी, जी, अलग अलग तरह से उनकी संवेदनशीलता को व्यक्त किया है, इसका तात्पर्य ये तो नहीं है कि महिलाएं अगर महिलाओं के पक्ष में लिख रही हैं या महिलाओं की समस्याओं को उजागर कर रही हैं तो पुरुष से ज़्यादा अंक हासिल करने के लिए लिख रही हैं। ऐसा अक्सर कई सवाल आते हैं। आप नहीं, क्या सोचते हैं इस बारे में? हाँ, ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है, पर मैं ऐसा मानती हूँ कि अभी महिलाएं खूब अच्छा काम कर रही हैं, इस लेखन का बहुत अच्छा काम लेकर आ रही हैं। न सिर्फ राजस्थान में, मैं तो कहती हूँ न सिर्फ जोधपुर में, न सिर्फ राजस्थान में, बल्कि विश्व स्तर पर आप देखिए कि महिलाएं बहुत अच्छा लेखन कर रही हैं। और अभी मुझे ऐसा लगता है प्रमोद सर कि ये जो विश्व है ये पूरा आध्यात्मिक उन्नति
कर रहा क्या है, बात है। आत्मिक उन्नति कर रहा है। तो इसमें महिलाएं भी तो है शामिल, तो वो भी अपनी उन्नति कर रही हैं। तो लेखन के माध्यम से तो मुझे ऐसा लगता है कि आज लेकिन भी इसमें एक जी, चिंता जो आजकल बहुत ज्यादा उभर के आ रही है, जी जो महिलाओं को, हालांकि ये शोषित और पीड़ित, और ये तो बहुत एक तरह से पारंपरिक शब्द है, जी लेकिन ये कम नहीं हुए हैं और महिलाओं को एक अलग तरह से उन्हें जी। टॉर्चर किया जा रहा है सोसाइटी में। जी ये और कहीं भी गारंटी नहीं है। जी, अगर जी, कोई एक पिता भेजता है तो उसे चिंता बनी रहती है जी, जी, कि उसकी बिटिया दिल्ली गई है या यूएस गई है। हालांकि बहुत जी। सफलता के ट्रैक पे जी, चल जी, रही हैं जी, महिलाएं जी, और जी। बहुत अच्छा काम कर रही जी, हैं जी, जी। साहित्य में भी। जी ये जो चिंता है जी। ये क्या है और इसे कैसे, हाँ। आपका क्या सुझाव है इसमें? मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले जो महिलाओं की स्थिति थी समाज में, उससे अभी की जो स्थिति है वो काफी सुधर गई जी, है, काफी जी, अच्छी हुई है। जी। और मुझे लेखन के मामले में भी ऐसा ही लगता है कि अभी भी बहुत सुंदर लिखा जा रहा है, बहुत अच्छा लिखा जा रहा है। महिलाएं इसमें बहुत उन्नति कर रही हैं और आने वाले टाइम में भी ऐसा ही रहेगा। और जहाँ तक ये सिक्योरिटी की बात है, तो महिला आजकल की बड़ी सशक्त हो चुकी है, तो वो अपनी रक्षा करना खुद जान गई है। तो लेखन के मामले में भी कर रही है। और जैसे कि अब हम लोगों के लिए ये बड़ा चुनौतीपूर्ण रहता है कि मंचों पर जाके कविता पाठ करें, एक शहर छोड़कर दूसरे, और वो भी अकेले जाना रहता है। तो जाते हैं क्योंकि यूं ही तो अदा हौसला अपना जगा दिया, दीपक अंधेरी रात राह पर हमने जला दिया, और आई थी राह पर यहाँ कई मुश्किलें, मगर उन मुश्किलों को ही तो चुनौती बना दिया। वाह, क्या बात है। तो आपके हम- इन चुनौतियों पे हम बात करेंगे, लेकिन बहरहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। जो एक तरह से विश्व स्तरीय गजलकार और वरिष्ठ आलोचक हैं, खुर्शीद खिराड़ी साहब, जो हमारे जोधपुर से अरे हैं। वाह, नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे खुर्शीद जी? पूर्णिमा जायसवाल अदा जी जोधपुर की ही नहीं, देश भर की एक चर्चित साहित्यकार है। साहित्य के लगभग सभी विधाओं, गीत, गज़ल, दोहे, मुक्तक, इन पर आपने कलम चलाई है। आपकी रचनाओं में नारी संवेदनाओं के अतिरिक्त पर्व, त्योहार, श्रृंगार, विरह, नीति, लगभग सभी विषयों पर आपकी रचनाएं केंद्रित रही है। संग अदा के गाता चल आपका एक चर्चित गजल संग्रह रहा है। देश भर के लगभग सभी दिग्गज साहित्यकारों के साथ आपने कवि सम्मेलनों में मंच साझा किया है। कवि सम्मेलनों के अतिरिक्त शहर की विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं की गोष्ठियों में भी आप नियमित रूप से भाग लेती रही हैं। हर बहर की एक धुन होती है और हर छंद की एक लय रहती है, तो आप धुन और लय को पकड़ते हुए अपने भावों को शब्दों में पिरोकर, साथ ही उसका सस्वर सुरीला जो पाठ करते हैं वह भी काफ़ी रोचक रहता है। श्रोता बंद से जाते हैं आपके काव्य पाठ के दौरान। मैं आपके साहित्यिक क्षेत्र में और जीवन के अन्य सभी क्षेत्रों में उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ। आप निरंतर इसी तरह लिखते रहें और हम आपकी सरस और सुरीली रचनाओं से निरंतर लाभान्वित होते रहें। आपका एक बहुत बड़ा श्रोता वर्ग है, सोशल मीडिया पर भी और उसके बाहर भी, और मैं स्वयं भी आपका एक अच्छा प्रशंसक हूँ। आपकी रचनाओं को नियमित रूप से पढ़ता हूँ। आपको ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक पूर्णिमा जी, जब हम महिला लेखन की या केवल महिला की बात जी, करते हैं, जी, जैसा कि अभी मैंने प्रश्न किया आपसे सुरक्षा का, जी लेकिन एक और आजकल चिंताएं बहुत बड़ी है, जी जिसमें हम ये कह सकते हैं कि मनोभ्रम की स्थितियां पैदा हो रही हैं, अवसाद की स्थितियां पैदा हो रही हैं, और इन दोनों के कारण आत्महत्या के भी जो जी, जी, केसेज है बहुत बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं। सोसाइटी में। तो आपका क्या सुझाव है? ये मनोभ्रम, अवसाद,
कैसे हम मुझे इनको तो ऐसा नियंत्रित लगता है कर सकते हैं? कि कोई डॉक्टर किसी बीमारी को दूर करता होगा, लेकिन कविता एक ऐसा माध्यम है जो इस मनोभ्रम को ठीक कर सकता है। वाह, क्या कविता जो होती है वो एक दीपक की तरह होती है जिसके किसी के भीतर जला दी जाती है। मैं आपको बताऊं कि हर स्त्री को उसे वो जब आईना देखती है ना, वाह। तो उसे लगता है कि यहाँ कमी रह गई, यहाँ ईश्वर ने थोड़ा कम बनाया, इस यहाँ थोड़ा और खूबसूरत हो सकता था। लेकिन जो ईश्वर ने दिया उसे हमें धन्यवाद करना चाहिए। मेरी कुछ पंक्तियां देखिएगा जी, जी। कि उजाला मन में भरता जा रहा है। क्या बात है। आप जब अपनी आत्मिक उन्नति करते हैं या फिर अपने भीतर कोई ऊर्जा का विकास करते हैं, है ना, जैसे कि एक स्त्री है वो पढ़ लिख कर सशक्त हो रही है, उसके अंदर आत्मिक उन्नति हो रही है, तो उजाला मन में भरता जा रहा है, मेरा चेहरा निखरता जा रहा है। क्या बात है, क्या और जलाया दीप तो खुद की ही खातिर, हम कविताएं लिखते हैं स्वयं के खातिर, जहाँ रोशन वो करता जा रहा है, लेकिन वो कविता दूसरों को काम आती है कि किसी एक के भीतर अगर मोहब्बत घटी है तो वो सबको संकेत कर रही है। बिल्कुल, आपने मेरे मुंह का प्रश्न छीन लिया। जी। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कभी कभी हम जब कविता, गजल या जो भी विधा है जी। उसमें बात करते हैं या पढ़ते हैं, जी। लोग उसे व्यक्तिगत मान लेते हैं। जैसे अगर हम किसी कि मोहब्बत की बात कर रहे हैं तो जरूर ये तो क्या आपका दिल किसने तोड़ा, ऐसे ऐसे प्रश्न। और महिलाओं पर तो ये विशेष आता है। तो ये सब जो है, ये जरूरी तो नहीं है कि हमने अपने ऊपर ही घटित लिखा है। जी जी, नहीं, सोसाइटी भी तो हमें प्रभावित एक लेखक की जो रचना होती है वो उसका आत्मीय मूल्यांकन होता है, वैसे तो देखा जाए, लेकिन इसे बहुत तटस्थ तौर पर नहीं, सतही तौर पर कहा जा सकता है, वो होता है उसका। लेकिन जब आप अपनी अभिव्यक्ति को करना सीख जाते हैं ना, तो धीरे धीरे आप दूसरों को देखना शुरू कर देते हैं और दूसरों के भावों को अपने भीतर भरना शुरू कर देते हैं। तब आप अब अगर आपका दोस्त मोहब्बत में है तो वो आप उसकी भी मोहब्बत को अपनी कविता में शब्द दे सकते हैं। वही लोग नहीं समझते इन बातों को। तो ये तो चुनौती है ही है, क्योंकि अगर एक महिला कहती है कि मैं प्यार में हूँ, मैं मोहब्बत में हूँ, और आप देखें कि गजल जो है वो मोहब्बत के सिवा और है भी क्या, तो उसका तो गजल का आगाज ही मोहब्बत से हुआ। बिल्कुल। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि इस महिला को तो ये जरूर प्रेम में है और ये वो और इस तरह की बातें होती हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी दूसरा जो कभी कभी कविता को गंभीरता से या चुनौती से या कोई और अवसाद को कविता में लिखा जाता है। मैं एक उदाहरण से अपना प्रश्न स्पष्ट करना चाहूंगा। डॉक्टर कुंवर बेचैन ने एक जगह लिखा था, वो देखो आ रहा है सामने से बाढ़ का पानी, मैं पेड़ हूँ मेरा मुकद्दर है खड़े रहना। अरे ये कुंवर बेचैन ने कहा। तो किसी ने कहा कि इसमें नेगेटिविटी रिफ्लेक्ट होती है। जी जी। इस बात को आप इस तरह से कह सकते हैं। वो किस तरह से, वो उन्होंने बताया कि वो देखो आ रहा है सामने से बाढ़ का पानी, कोई उस पेड़ से सीखे मुसीबत में अड़े रहना। अरे वाह, बात वही है। जी जी। तो इस तरह के प्रश्नों का भी एक कवि को हमें सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल। आपके ये बात सुनकर मुझे एक पंक्तियां याद आ गई अपनी कि जिंदगी का हिसाब रखता है। वाह। जिंदगी का हिसाब रखता है, साथ में वो किताब रखता है। क्या बात है। और उसको छू लूं तो महक जाऊं मैं, उसको छू लूं तो महक जाऊं मैं, दिल में ताजा गुलाब रखता है। क्या बात है। जब कोई फूल बांटने लगता है ना, फूल जब हम देते हैं किसी को, फूल बेचने वाले के हाथों से भी खुशबू आने लगती है। तो ठीक इसी तरह से एक लेखक, एक शायर, एक गजलकार के भी भीतर से खुशबू आने लगती है और वो सर्वव्यापी हो जाती है। चलिए, कविताओं की बात कर ही रहे हैं तो आपकी कुछ और पंक्तियों का मैं उल्लेख करना चाहूंगा। साफ करें मैली चादर को यह भी श्रृंगार कबीरा। जी। ये मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत पसंद है आपकी कुछ पंक्तियां। साफ करें मैली चादर को यह भी श्रृंगार कबीरा, सुख में हंसना अच्छा लगता, दुख को भी
स्वीकार कबीरा जी, अभी कबीरदास जी की जयंती थी तब जी। ये गजल हुई थी। आपने लिखी। जी, इसके बारे में थोड़ा सा और हम मैली विस्तार चादर पे के जाएं। बारे में तो कबीरा ने ढाई आखर कहा और उसके बाद जी। में मैली चादर कहा कि जी। जो ये हमारा जो तन है और ये पूरा का पूरा मैली चादर है, इसके ऊपर कई विकार आए हुए जी, हैं। तो जब हम अब भीतर शुद्धि कर लेते हैं जी। तो वो ऊपर की तो मैली चादर कोई मायने नहीं रखती। तो जी। इंसान का भीतर सुंदर होना चाहिए, जी, वो जी। साफ होना चाहिए। तो कबीर ने वही ढाई आखर की बात तो करी। जब मैंने आपकी ये रचना सुनी आपसे जी, भी जी, और पढ़ी भी, जी, तो मुझे इसके भीतर जो संवेदनशीलता है जी, उसमें मुझे महादेवी और मीरा भी ऐसा लगा कि उनकी संवेदना आपके भीतर आ गई। अरे। हालांकि मैं कहीं से भी उनके समानांतर आपको खड़ा करने की वकालत नहीं कर रहा हूँ तो मेरा लेकिन शौक- संवेदनशीलता जो है जी। वो इस तरह से है। तो ये जो गहराई है जी, आपकी रचनाओं में, आपकी गज़लों में कहने का भी एक नया तरीका है। जी, और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आजकल गज़ल सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत तक सीमित नहीं रह गई। जी, क्योंकि रघुवीर साहब, फिराक साहब ने तो इसको बिल्कुल कह दिया कि जब से गज़ल हिंदुस्तान में आई है उसमें हमारी संस्कृति, उसमें हमारी गहराई, उसमें हमारी परंपराएं शामिल नहीं है, तो वो गज़ल हिंदुस्तान में अधूरी है। तो बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ना जैसे जैसे हमारी उम्र गुजरती जाती है तो यूं ही अदा कुछ मेरी ऐसे पंथी की एक उम्र का दरिया गुजारा है हमने। जी। तो ये जो आप जो बात कर रहे हैं कि इस तरह की गहराई है गज़लों में, तो ये मैंने एक एक दिन को, एक एक समय को बुना है अपने साथ में। जी, तब जी। उन्हें पढ़ा है, पुराने शायर जितने हुए हैं जी। और जितने गज़लकार हुए हैं और हिंदी जी। के गज़लकार मेरे प्रिय जी, हैं, जिसमें जी। कुंवर बेचैन जी का तो आप कर सकें, जी। उदाहरण दे सकें। और ये जो मेरी पुस्तक है इसमें भी कुंवर बेचैन जी ने भूमिका लिखी है वाह, और क्या शिवम बात है। अंबर जी ने भूमिका वाह, लिखी है बहुत और सौभाग्य दिनेश की जी बात है। सिंदल ने जी, लिखी है। हालांकि जी। कुंवर बेचैन अब हमारे बीच में नहीं है, किंतु वह मेरे बड़े प्रिय थे। जी। तो इस तरह से क्या हम एक उम्र बितानी पड़ती है, इनके जी। साथ में एक जीवन, एक यात्रा करनी पड़ती जी। है। और जो ये आज जो ये पंक्तियां हैं, मुझे ऐसा लगता है जी। कि आज से 10 साल बाद जब आप ये पंक्तियां रिपीट करेंगे ना, जी, तो जी। इनका प्रारूप कुछ और होगा, जी, क्योंकि ये- हमारे भीतर तब तक रूपांतरण हो चुका होगा। समय का भी एक समय जो उसकी जी। एक जो गति है जी, वो किसी नदी या झील की तरह होती है। बिल्कुल। तो वो जो अजस्र धारा है जी, वो जी। समय के हिसाब से बिल्कुल। उस- 5 साल पहले जो गजल लिखी है जी। वो आज मन करता है कि इसे पूरी तरह से बदल दूं जी। और अपने नए तरीके से उसे कहूं। जैसे और- मुझे दुष्यंत की एक पंक्तियां जो बहुत कॉमन नहीं है, जी। बहुत कम मैं समझता हूँ लोगों ने पढ़ी होंगी जी। वो पंक्तियां। उन्होंने दुख और सुख को परिभाषित करते हुए लिखा है कि दुख किसी चिड़िया के अभी जन्मे बच्चे सा, जी, किंतु सुख तमंचे की गोली सा मुझे लगा है। वाह, आप ही बताएं कि क्या आपने किसी चिड़िया के अभी जन्मे बच्चे को या तमंचे से चलती हुई गोली को चलते हुए देखा हाय है? हाय हाय, क्या ऐसे मंजर परिभाषित कसी की कर है। दिया उन्होंने। क्या मंजर कसी की, जी। बहुत सुंदर है। तो उन्होंने जब लिखा होगा तो आज के तो परिवेश में ये बिल्कुल सटीक एक एक वो- लफ्ज जो है। जी जी जी, वो तो एक कहना चाहिए कि एक जी। महबूब शायर हैं। जी बिल्कुल। हम लोगों उनके के बहुत सी और पंक्तियां तो हम उनके नारे वंशज बन हैं। गए, हाँ, नारे बन हम गए। उनके वंशज हैं। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि दुष्यंतर गजलकार ही हूँ मैं, कि हिंदी विदा हिंदी चुनी, गजल हिंदी को। गजल को जी, चुना। जी, अब जी। जैसे कि दुष्यंत जी हैं जी। और उन्हें उर्दू और हिंदी के बीच का शायर हम जी, मानते जी, हैं। जी जी ऐसा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं उर्दू की हूँ गज़लकार या हिंदी की हूँ, तो मुझे ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मैं एक आम बोलचाल की भाषा की क्या बात है। कवित्री हूँ, जी, जी। गज़लकारा हूँ, जिसमें कुछ उर्दू के शब्दों का भी मैं प्रयोग करती हूँ जी। और हिंदी के तो मैं करती उसमें ही करती कोई हूँ। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई गुरेज नहीं है। जी। शब्द शब्द होते जी, हैं। तो अगर आप किसी गज़लकार को ये कहते हैं कि वो हिंदी गज़लकार है, वो उर्दू गज़लकार है, कर देते हैं तो ये जी। आलोचकों की जी। लेखनी से निकले शब्द जी, हैं जी, जी। जिन्हें हम कुछ नहीं कह सकते। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हिंदी भी अच्छे से लिख सकती हूँ, उर्दू के भी प्रयोग करती रहती हूँ अपने शब्दों में, क्योंकि उर्दू हमारे साथ घुली मिली हुई है।
क्या बात। तो उन भाषाओं को, उस भाषा के प्रयोग को मैं, उस भाषा के शब्दों को मैं अपने कविताओं में लेकर आती हूँ। और आपके ये जो शब्द हैं जी। वो कहाँ तक पहुँच रहे हैं? जी। मतलब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, वो शब्द कहाँ कहाँ दिल में उतर रहे हैं और काम आ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा जी। हूँ, हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ गजलकार और जोधपुर के बहुत ही लोकप्रिय गीतकार दिनेश सिंधल जी। मैं बहुत बहुत स्वागत नमस्ते। करता हूँ। दिनेश जी, क्या कहना चाहेंगे? मित्रों, मैं दिनेश सिंधल। जोधपुर की हिंदी गजल पर अगर एक नजर डालें तो एक महत्वपूर्ण नाम हमारे सामने आता है, पूर्णिमा जायसवाल अदा का। उनका एक गजल संग्रह संग अदा के गाता चल मेरे हाथ में है। सृजन अपनी निजता में रहकर किया जाता है, समूह में रहकर नहीं, भले ही वह समूह के हित के लिए किया गया हो। इसलिए कवित्री अपनी अदा के साथ, अदा के संग गाने की बात करती है, अपने स्वयं के साथ, अपने सेल्फ के साथ रहने की बात करती है। यहाँ गाना एक उत्सव है। आप जब अपने स्वयं के साथ होते हैं तो पूरी कायनात आपके साथ होती है। अदा पिछले दिनों हिंदी गजल की एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर बनकर हमारे सामने आई हैं। इनके अपने समय और समाज पर पैनी दृष्टि है। समाज की विसंगतियों, विद्रूपताओं के साथ साथ समय के सच व उसके सौंदर्य को भी अनदेखा नहीं करती हैं। इनके पास एक विस्तृत जीवनानुभव है जो काव्यानुभव बनकर चमकदार शेरों के रूप में ढलता है और हमारे सामने आता है। बाद कबीरा के अदा ने दोस्तों है गजल को एक नया तेवर दिया। शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी यात्रा दो तरह से हमें समझ में आई है। आपने लिखने में भी वही गंभीरता रखी है, यानी टेबल और चेयर पे जो लिखा जाता है उसे भी आपने उसी गंभीरता से लिया है। और आपने मंच जब संभाला माइक पे, उस समय भी आपकी कविताओं ने वही रंग दिखाया जो लिखने में है। बहुत आभार। और मैं जहाँ तक नाम क्या लूँ उनका, इतने हिंदुस्तान के बड़े बड़े शायर, कवि, लोकप्रिय कवि कुमार विश्वास जैसे, उनके साथ भी आपने मंच शेयर किया। तो क्या अनुभव क्या रहा? अनुभव ये कि ये भी एक यात्रा है और आगे कहाँ जाएगी मुझे नहीं पता। बस मेरा काम है कि मैं करती जाऊं, मुझे ऐसा लगता है। और अनुभव तो अच्छा ही रहा। पर ये था कि इसमें 3 महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। सबसे पहला होता है कविता को लिखना, फिर कविता को पढ़ना, मतलब और पढ़ना मतलब कि एक पाठक आपका होता है जो कि आपको लिखित रूप में देख रहा होता है, और एक होता है श्रोता, तो वो आपको सुनता है। तो ये तीनों ही विधाएं बड़ी महत्वपूर्ण। लेकिन पूर्णिमा जी, इसमें एक बार बार प्रश्न लोग छोड़ देते हैं जी, वो आपके पास भी आया होगा जी, कि जो गंभीर साहित्य लिखते हैं जी, वो कोई एक अलग दुनिया के लोग होते हैं, और जो मंच पे जाते हैं जी, उन्हें गंभीरता से लिया नहीं जाता। हालांकि श्रोता या व्यूअर्स जो भी है बहुत आनंद लेते जी, हैं, जी, उसके बावजूद भी उन्हें साहित्य की दृष्टि से जी, वो देखा नहीं जाता, देखा नहीं जाता। तो ये क्या कारण ये है? व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन मेरी नज़र में दोनों सभी चीज़ें महत्वपूर्ण है। मेरे जी। मैं किसी के व्यक्तिगत जी। टिप्पणी करना नहीं चाहती। जी। जी, तो ये हो सकता है कि जो घर में बैठकर और प्रकृति के बीच में या अपने घर की 4 दीवारी के भीतर लिखता है तो उसे वो अच्छा लिख पाता होगा, लेकिन जो भी लिखते हैं तो वो सामने तो आ ही जाता है। नहीं, इसमें आप तो चूंकि दोनों को शेयर जी, करती हैं साथ तो साथ, मेरे लिए बड़ा आपकी महत्वपूर्ण मानसिकता है। उस समय हाँ। आप मंच के लिए और लिखने जी, दोनों एक इतर जी, दुनिया है। जी, तो आपकी दृष्टि में जी, ये क्या है, और ये जो प्रश्न बार बार आते हैं जी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मतलब मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जो लेखन करने के पश्चात, जैसे कि आपने किसी रचना का सृजन किया, उसके बाद में आपने उसे पढ़ा और उसे आप मंचों तक लेकर गए, तो ये तीनों ही, ये सीढ़ी दर सीढ़ी है ये। तो ये तीनों ही महत्वपूर्ण हैं, और अपनी कविता को श्रोता तक पहुँचाना ये कोई आसान नहीं है। वो पहली क्या घटना थी कि जब आपको मंच पे आपने पढ़ा जी, और फिर ये जो देश के प्रतिष्ठित मंच है वहाँ तक आपकी यात्रा,
जी। तो उसका थोड़ा सा अनुभव हम जी, जी, आपसे जी। साझा करना ये चाहेंगे। कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं, आज से 4 साल पहले की बात है। बच्चे जब थोड़े से बड़े हो गए थे तो मुझे कुछ समय मिलता था कि मैं लेखन उससे करूं। पहले भी आपके पास निमंत्रण तो आए होंगे? नहीं, मैं बिल्कुल इस फील्ड से बिल्कुल अलग थी। जी, अ, यानी अभी 4 साल की बिल्कुल आपकी मेरी यात्रा। मंचों की यात्रा लिखने की 4 यात्रा साल तो की है जी। और गजल कहने की यात्रा भी मेरी कोई ज्यादा पुरानी नहीं है। उससे पहले मैं फ्री वर्ड्स में लिखा करती थी। जी। तो जैसे मेरी कुछ रचनाएं इकट्ठी होती जा रही जी। थी, तो मैंने जैसा कि बताया कि मेरे गुरुदेव जी, दिनेश जी जी, सिंदल, जी। तो उन्होंने उनके वो बैंक में कार्यरत हैं, जी। तो उन्होंने कहा कि एक प्रोग्राम आया है और वहाँ पर इस तरह से मंचीय कवि आएंगे और आपको पढ़ना है। तो मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग तो था, लेकिन मैंने इसे स्वीकार किया। और फिर मैंने वो पहला 14 सितंबर 2018 में वो पहला मंच पढ़ा और वहाँ मुझे बड़ा सराहा गया। तो वो उसके कुछ बाद वो रचना याद है आपको, उस मंच पे पहली बार आपने क्या पढ़ा था? जी, उसमें ये था कि मैं आपको तरन्नुम में पढ़ के सुना। जी जी बिल्कुल, स्वागत है आपका। हवाओं ने पढ़कर है खुशबू लुटाई, वाह क्या बात है। हवाओं ने पढ़कर है खुशबू लुटाई, मैं छत पर किताबें खुली छोड़ आई। क्या बात है, वाह वाह। हवाओं ने पढ़कर है खुशबू। अब आप जैसे देखेंगे कि मंच से जब ये कविता का पाठ किया जाता है तब एक लय, ताल और सुर तीनों की एक साथ एक सामंजस्य बन जाता है और और श्रोता इसके भी ऊपर जुड़ ताली जाता भी है। बजाई जा सकती है। तो रचनाओं का ऐसा होना भी बहुत जरूरी होता है कि जिसमें कि श्रोता जो है, दर्शक जो है, वो आपके साथ जुड़ सकें और तालियों की खनखनाहट के साथ में आपको वापस से रिप्लाई करें और जी। आपके अंदर ऊर्जा भरें और आप फिर तुरंत प्रॉम्प्ट आप रिप्लाई दूसरा तो करें। ये कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि हम इतना जम पाएं या श्रोता हमारे साथ क्लैपिंग भी जी, करें, जी। तो ये एक चैलेंज ये तो धीरे रहता है। धीरे होता है, हाँ चैलेंजिंग तो होता ही है। धीरे धीरे हम जब श्रोताओं के बीच में, दर्शकों के बीच में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि यार ये पंक्ति तो अच्छी थी, हाँ। लेकिन ये उतनी तालियां नहीं बटोर पाई। और तालियां बजाने से अगर हमें तालियां मिलती हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है और हम कभी अगला कभी कविता पाठ उससे कभी कभी भी। पूर्णिमा जी ऐसा भी होता है कि हम जिस पे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं जी कि इन पंक्तियों को ज़रूर तालियां मिलेंगी, नहीं मिल पाती, और कभी कभी हम सोचते हैं कि इसको हाँ, तो क्या मिलनी है और उस पे बहुत उससे ज़्यादा मिल जाती है। हालांकि उस समय जी। किसी माँ के बच्चे की जी, तरह होता है, जी। उसे वो भी प्रिय होती है, वो भी। जी, वही है कि प्रेजेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप किस तरह से, जैसे कि एक मुक्तक है तो उसकी 3 पंक्तियों को पहले आप ऊपर चढ़ाएंगे और वो चौथी जो पंच लाइन होगी उसको आप किस तरह से छोड़ते हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण यानी होता है। कम्युनिकेशन जो जी, ये व्यूअर्स सीखना तक होता जाता है, ये इतना आसान नहीं होता है। ये अभ्यास जी, है। ये अभ्यास की बात है और जितना हम जाते हैं लोगों के बीच में, माइक पे खड़ा रहना आना चाहिए, सीखना पड़ता है कि जैसे किस तरह मैं माफी चाहूंगा, जी। प्रोफेसर अज्ञेय जी जी हमारे जोधपुर विश्वविद्यालय के बहुत वरिष्ठ प्रोफेसर रहे थे जी। उस जमाने में। जी हम तो बहुत बच्चे थे। जी मैंने उन्हें मंच पे सुना, वो अपनी कविताओं का पाठ बहुत सरल तरीके से, यानी मुझे शायद ये कहना कि नहीं समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो जो कम्युनिकेशन था वो पढ़ने से कम प्रभावशाली था। जी जी बल जी जो कविता जैसे कलगी बाजरे, जी अब ये मंच पे पढ़ी जाए तो वो प्रभावित इतना नहीं कर पाती जो पढ़ने पे करती है कलगी बाजरे की या इस तरह की जो अज्ञेय जी की रचना ये है। 2 तरह का विज्ञान है जिसमें हमें समझने, जैसे कि क्योंकि हमारे पास आप में मंच से जुड़ी हैं तो। हमारे पास में जैसे अब मैं आपको बताऊं कि मेरे पास में कम से कम 500 गजलें मैंने कह रखी हैं, तो ये सभी तो नहीं जाएंगी मंच पर। तो मंच का जो एक अलग फ्लेवर होता है तो वही चीजें जाएंगी, जैसे कि और उसमें भी आपका समय निर्धारित होता है, 5 मिनट 10 मिनट जो भी। जी जैसे कि आपकी बज़्म में आ गई है अदा। वाह क्या बात। तो जैसे ही आप ये पंक्ति पहले छोड़ते हैं तो वो आदमी जुड़ाव पैदा करता है ना। तो आपकी बज़्म में आ गई है अदा, देखते देखते छा गई है अदा, आपको मुस्कुराते हुए देख कर क्या बात है।
सोचती हूँ तुम्हें भा गई है अदा। वाह वाह, अभी ये किया, ये आपने कहीं अभी सुना है? इशारे में मैंने आपको कहा कि जी। ये मेरी चौथी पंक्ति आने वाली है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम श्रोताओं के बीच में होते हैं तो हम उनको संकेत कर देते हैं कि चौथी पंक्ति है कि जिस तरह से कि आपकी बज़्म में आ गई है अदा, देखते देखते छा गई है अदा, आपको मुस्कुराते हुए देख कर। और अगली पंक्ति संभालिएगा, जैसे ही हम ये संकेत करते हैं श्रोता तैयार हो जाते हैं कि अब ताली बजाएंगे। आपको मुस्कुराते हुए देख कर सोचती हूँ तुम्हें भा गई है अदा। बस इस पे पंक्ति पर हमको ऊर्जा तो मिल जाती इसमें भी है। जो श्रोता हैं, व्यूअर्स हैं जी उनका एक स्टफ अलग होता है। जी 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 कुछ तो एक जो कॉम्पैक्ट हॉल में हम जी। काव्य पाठ पढ़ रहे हैं, एक 5-5, 10-10 हजार के जिसमें ये मंचीय लोकप्रिय जी, कवि जी। भी उस मंच पे होते हैं, जी जी उसमें और कॉम्पैक्ट स्टेज पे पढ़ने में जी। तो नेचुरली कुछ फर्क तो होता है। फर्क होता है। जी, जैसे कि अगर आप ये कहें कि एक हॉल का कार्यक्रम है जी। जहाँ पर लिमिटेड लोग हैं, जी। और एक है कि मेले का कार्यक्रम है और जिसमें श्रोता कि- और दर्शक भी बड़े गंभीर हैं। हाँ, तो जो आपके हॉल के जो कार्यक्रम होंगे वहाँ के श्रोता कुछ अच्छे होंगे, कुछ संजीदगी भरे होंगे, लेकिन जो मेले के कार्यक्रम होते हैं उनमें जो श्रोता होते हैं वो कहीं के भी आ सकते कहीं हैं। के उनको तो बस प्रभावित करना उनको है। प्रभावित करना है। तब हम उनके लिए ये मोहब्बत वाली रचनाएं इस तरह की रखते हैं ताकि वो लोग उस चीज का आनंद लेके जाए। तो कविता को आपको पूरा कुछ ऑप्शनल भी रखने पड़ते होंगे जी, कि हम आज लोग- का जो स्टफ है वो इस तरह का है, जी। तो मैं ये नहीं ये सुना देती हूँ। कभी हम बिल्कुल, निर्णय ले बिल्कुल। लेते हैं मनी हाँ, मन। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। हमारे पास में जैसे कि हम साहित्यिक गोष्ठियों में जाते हैं, साहित्यिक सभाओं में जाते हैं, तो वहाँ के लिए बिल्कुल अलग रचनाएं रखते जी। हैं, और जो मेले वाले जो प्रोग्राम होते हैं उनके लिए अलग रचनाएं रखते हैं, वाह। और जो हॉल के कार्यक्रम होते हैं जिसमें कुछ अच्छे श्रोता होते हैं उनके लिए अलग कार्यक्रम। देखिए आपके साथ आपसे प्रभावित, आपकी कविताओं से प्रभावित जी गोल्डन एरा की फाउंडर जी। और हमारे देश की मशहूर सिंगर, अच्छा। जो क्लासिकल सिंगर भी हैं, जी जी। आलापी जी जायसवाल जुड़ गई हैं, अरे, और शायद वो आपकी भाभी भाभी भी हैं। हमने उनको भी कॉल किया था। आलापी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या राय है आपकी ननंद जी के बारे में? कोई गीत लब पे सुलगते सुलगते मैं प्यासी ही रह गई बरसते बरसते। जिसके नाम में भी अदा है, जिनके काम में भी अदा है। जी हाँ, ये एक ऐसी प्रतिभा की बात कर रही हूँ जिनके रोम रोम में लेखन बसा है, जिनके रोम रोम में कविताएं बसी है। बड़े ही गर्व के साथ कहती हूँ कि कवित्री अदा मेरी ननद है। बड़े ही संघर्षों के साथ आज उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। बड़े बड़े मंचों पर जाकर बड़े बड़े कवियों के साथ में उन्होंने काव्य पाठ किया है और अपनी अदाकारी का बेहतरीन सबके सामने प्रदर्शन किया है। मैं जब भी उदास होती हूँ या जब भी अकेलापन महसूस करता है, मैं उनकी कुछ किताबें हैं वो पढ़ती हूँ, और पढ़ने के साथ मुझे इतनी हिम्मत मिलती है, मुझे ताकत मिलती है, तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है। मैं अदा को बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ, उनका धन्यवाद भी करती हूँ कि उन्होंने हम तक ऐसी बहुत सारी अच्छी बातें, अच्छा लेखन पहुँचाया है जिससे हमें कोई प्रेरणा मिलती है। और उनको बधाई देते हुए कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और अपने परिवार का नाम रोशन करें, और यूं ही चमकते सितारों की तरह हमेशा काम करते रहें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चूँकि अब हम बिल्कुल घड़ी की भी सीमा है और हमें तो लगता है अभी बात शुरू ही नहीं हुई है आपसे। जी जी। वो लोग जैसे ये आपने अब तक फेस भी किया होगा बचपन में कि कभी कभी ये होता है कि ख़ास तौर पर लड़के भी फेस करते हैं, लड़कियों के लिए बहुत है कि घर वाले मान लो परमिशन दे देते हैं या उनको तवज्जो उन्हें देते हैं, आज़ादी रहती है, आज़ादी रहती है या वो और महिलाओं के ऊपर प्रतिबंध कभी कभी रिश्तेदार जी
आसपास के पड़ोसी जी कि ये आपकी बेटी क्या कर रही है, ये जी, कविता जी। लिखती है, ये क्या कैरियर नहीं बना रही है, डॉक्टर इंजीनियर, ये प्रश्न अक्सर आता है हर एक के साथ, चाहे जी। वो कथक डांस से जुड़ा हो जी, या जी। सिंगर हो। मेरी एक पंक्ति है, दुनिया तुमको पागल कहती, वाह समझो सही राह पर कश्ती। वाह। जब आपको दुनिया पागल कहने लग जाए, जब कहने लग जाए कि ये लड़की क्या करती है, किस दुनिया में रहती है, कुछ पता नहीं है, समझो कि एक कलाकार का यात्रा शुरू हो चुकी है। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल स्वीकार्य है, जी लेकिन कभी कभी परिस्थितियां बड़ी विपरीत हो जाती जी हैं जी और पेरेंट्स को भी फेस करना पड़ता है जी इससे। जी जी तो ऐसी जो बालिकाएं अभी जी। अभी लिख रही हैं, अच्छा जी। लिखना चाहती हैं, जी। उनके लिए आपका क्या संदेश है कि जी। वो ऐसी परिस्थिति को कैसे फेस करें? जी। एक तो ये है कि अपने जी। आप के साथ में हम चाहेंगे ईमानदारी। कि आप उनसे ही बात करें। जी 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 तो मैं इसमें 2-3 बातें कहना चाहती हूँ जी। कि इस तरह से लेखन का कार्य हम किसी भी उम्र में शुरू कर सकते हैं। अगर एक छोटी लड़की अगर लेखन कर रही है तो उसे सबसे पहले महादेवी को पढ़ना पड़ेगा और उसे तमाम तरह की रीडिंग हैबिट डालनी पड़ेगी। कवित्री बनना चाहती हैं तो कवित्रियों को भी पढ़ें, कवियों को भी पढ़ें। वाह। फिर उसके पश्चात जैसे अगर आपके ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बचपन से लिखते आ रहे हैं तभी जी। आप एक कवि बन सकते हैं, ऐसा भी जी। कोई क्योंकि ये जागृति तो कभी भी हो सकती है। बिल्कुल, जी। तो जिस उम्र में भी आपको कविता स्पर्श कर जाए और आपका मन करे कि मैं भी लिखूं, मेरे भीतर भी एक कवि बैठा हुआ है, तो उसी दिन से अपनी कलम उठाइए और कागज़ पर लिखना शुरू कर दीजिए और अच्छे शायरों को पढ़िए, अच्छे कवित्रियों को पढ़िए, अच्छे कवियों को पढ़िए और उन्हें लिखने की कोशिश कीजिए और मंत्रमुग्ध मत हो जाइए कि अपनी रचना ये जो की है वाह मैंने क्या लिखी है, उसके ममत्व में ना खो जाए और अच्छा हमेशा बड़ों को दिखाते रहे, उनसे पूछें कि ये क्या, ये इसमें क्या गलती रह गई, इसको ऐसे कर दें जी, इसको ऐसे कर दें तो इसको वैसे कर दें तो ये यात्रा जो है वो निरंतर लाज शर्म की बात नहीं, आप पूछ सकते। यही मैं संदेश देना चाहती हूँ कि मंत्रमुग्धता नहीं होनी चाहिए जी, कि हम अपने ही रचनाओं में बस जो हमने लिख दिया हम दुनिया के सबसे बड़े लोग हैं, बड़े कवि हैं, बड़े लेखक हैं, ऐसा नहीं होता है। आप मतलब अभी भी मुझे लगता है कि इस पंक्ति में अगर इसको ऐसे कर दें तो कितनी गुंजाइश होती है, संभावनाएं होती हैं। वैसे भी जो सृजन का कार्य होता है वो हरदम 90% ही हो पाता है, 10% हमेशा उसमें गुंजाइश रहती है। तो मैं इस अपने नए लेखक समूह को ये कहना चाहती हूँ कि वे मंत्रमुग्ध ना हो और हरदम अच्छे लोगों को पढ़ते रहें, अच्छे शायरों को पढ़ें और लिखने की जो कोशिश है उसे निरंतर करते रहें, उसमें थमे नहीं। न पूछो मेरी मंजिल है कहाँ, अभी तो सफ़र का इरादा किया, न हारेंगे हम हौसला उम्र भर, किसी और से नहीं खुद से ये वादा किया। तो सिर्फ अपने लिए लिखें, अपने आप के लिए लिखें और अपने में रहें, जैसे संग अदा के गाता चल। चलिए पूर्णिमा जी, चूंकि घड़ी हमें इशारा कर रही है तो हमें अपनी बात यहीं बस ये आपकी ही 4 पंक्तियों से मैं आज्ञा चाहूँगा कि संसार की सभी बाधाओं ने जैसे हमें निगल लिया हो। अरे वाह। संसार की सभी बाधाओं ने जैसे हमें निगल लिया हो, बेघर हवाओं सा चलते जाते हैं कभी। तो आपकी जो संदेश गया उसमें भी यही बात मुझे प्रतिध्वनित होती है। और हम राइजिंग सिटी प्रोग्राम की तरफ से, हमारे 24 न्यूज़ चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे और आपको ये शुभकामनाएं देंगे कि आप इसी तरह मंच पे हमारे जोधपुर का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक लोकप्रिय करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया और आपका बहुत अभिनंदन। बहुत मान स्वागत, आओ सा पधारो सा पधारो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी।